अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोमेंटम। ठीक है, आप पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम आज देखेंगे। सेकंड इसका एक लॉ है, वो भी इंशाल्लाह हम आज ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं पेज नंबर 58 के ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप। इट इज़ मोर डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि आप रोक सकें किसी ऐसी चीज़ को। कार्ड का मतलब होता है विच मीन्स आपके पास कोई ट्रॉली, ठीक, जो लोडेड हो, विच मीन्स जिसके अंदर लोड हो, सही है। देन द अनलोडेड कार्ड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सही। और आपके पास एक ऐसी ट्रॉली है जो कि खाली है, विद द सेम वेलोसिटी। आपको मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करेंगे तो क्या सिनेरियो जनरेट होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये पूरा टॉपिक। देखिएगा, याद रखें आपके पास जितने ज़्यादा, विच मीन्स अगर आपके पास एक लोडेड कार्ड है, विच मीन्स उसके अंदर मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, वेट है उसका ना लोडेड कार्ड का। तो उसी के बानिस्बत आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि सेम वेलोसिटी यूज़ करें, तो आपको उतनी फोर्स दरकार होगी, ठीक है। आपको उतनी ही ज़्यादा क्या चाहिए होगी, आपको फोर्स रिक्वायर होगी कि आप क्या कर सकें, उसको चला सकें। अब देखिए, लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। विच मीन्स आप एक स्टील का ब्लॉक ले लें, ठीक है, और आप एक प्लास्टिक का ब्लॉक ले लें। तो अगर मैं कहता हूँ कि विच मीन्स मैंने कहा कि भाई एक शख्स है स्टील वाले ब्लॉक को मूव करे और एक शख्स है वो प्लास्टिक वाले जो ब्लॉक है उसको मूव करे, ठीक। तो आप जरा गौर से देखिएगा, मतलब आप सपोज करें विच मीन्स प्लास्टिक वाला जो आपके पास ब्लॉक है वो तो मूव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपके पास स्टील वाला जो आपके पास बॉक्स है, ठीक है, या ब्लॉक है, वो आपके पास मूव नहीं होगा। अब वजह क्या थी, याद रखिएगा, वो जो आपके पास स्टील बॉक्स है विच मीन्स उसका मास है, उसका वेट है, जबकि आपके पास जो प्लास्टिक बॉक्स है उसका जो मास और वेट है वो बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से वो इजीली मूव हो जाएगा। अब याद रखें, अब मैं कहता हूँ मैंने जो है अफरादी कुव्वत बढ़ा दी। वो जो स्टील का ब्लॉक था या जो बॉक्स है उसको मैं कह रहा हूँ कि आप 3-4 लोग उसको मूव करवा रहे हैं और एक शख्स जो है वो इसको प्लास्टिक वाले जो बॉक्स है या ब्लॉक है उसको मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, याद रखिएगा, सेम वेलोसिटी के लिए मुझे लोडेड जो हैवी वन है, जो आपके पास स्टील का एक ब्लॉक है या बॉक्स है, उसको मूव करवाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, अफरादी कुव्वत ज़्यादा चाहिए। और अगर दोनों को सेम वेलोसिटी में मूव करवाना है, लाजमी सी बात है, तो मुझे फोर्स चाहिए होगी। तमाम का तमाम यहाँ पे जितनी भी आपके पास, आप तमाम टोटल बात को, इस लेक्चर को समराइज करें तो फोर्स पैटर्न स्टॉप हो जाएगा, ठीक। जितना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, सेम वेलोसिटी में मूव करवाने के लिए आपको उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जरा नेक्स्ट पेज पे मूव कीजिएगा, पेज नंबर 59 के ऊपर। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है मैथमेटिकली मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आप मैथ्स के ज़मरे में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब m मल्टीप्लाई बाई v, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इफ m जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मास है, मूविंग विद द वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, देन इट्स मोमेंटम। इस मोमेंटम को हमेशा p से गिवन करते हैं हम लोग, ठीक है, जो p इसका सिंबल होता है। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे आपके पास p इज इक्वल टू mv। तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, p इज इक्वल टू mv। मतलब मोमेंटम डिपेंड करता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी पे। जितना ज़्यादा मास होगा आपके पास, विच मीन्स उसको फोर्स इतनी रिक्वायर होगी, देन फिर आप वो वेलोसिटी मेंटेन करेगा, ठीक। तो मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप एसआई यूनिट में बात करते हैं मोमेंटम की, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, मतलब स्क्वायर इनवर्स है, ठीक, जो आपके सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू mv जो है वो क्या होता है, आपके पास मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम आपसे कभी कोई पूछेगा व्हाट इज मोमेंटम, तो सिमिलरली आप उससे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी है। विच मीन्स एक ऐसा रिलेशन मास और वेलोसिटी के दरमियान है जिसको हम मोमेंटम का नाम बोलते हैं। विच मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है क्या, फोर्स, ठीक। अब यहाँ पे एक लॉ गिवन है आपके सामने, जरा लॉ देखिएगा। बिफोर स्टडिंग द लॉ of conservation of momentum, let us define isolated system। कहते हैं कि हम लॉ को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है हम उसको देख लेते हैं, पहले उसको समझते हैं, ठीक, देन उसके बाद हम आगे लॉ पे मूव करते हैं। When a number of bodies, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज मौजूद हैं, are such that they can exert force upon one another but no external agency exert a force on them। कहते हैं आपके पास नंबर ऑफ बॉडीज है, विच मीन्स ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा मौजूद हैं और वो क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे पर। और बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब होता है आउटसाइड कोई फोर्स उन पर अप्लाई नहीं हो रही है।
दे आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो दैट मीन ये प्रॉपर आइसोलेटेड सिस्टम है, बिकॉज बाहर से कोई भी चीज उनका अप्लाई हो नहीं सकती है, अपने अंदर पावर्स उनकी मौजूद है, लेकिन वो हालत सुकून के अंदर है, आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेशन के अंदर है, ठीक। तो अब देन क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, अगर आप गैस की बात करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, आप गैस के मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज कर दो किसी भी ग्लास वेसल के अंदर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो याद रखिएगा गैस के मॉलिक्यूल अपने अंदर उस वक्त तक मूवमेंट जनरेट नहीं करते जब तक टेम्परेचर में वेरिएशन ना हो। अगर टेम्परेचर को आप वेरिएट कर देते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो देन गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज ये तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं ये आइसोलेट होते हैं, विच मींस मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक। अब परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, साथ में कहते हैं ये एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि विच मींस कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट अपने पास कुव्वत रखते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मूव ना करें, रेस्ट में रहें, वो आइसोलेशन में या आइसोलेटेड सिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने आप फिगर भी देख रहे होंगे, मैं आपको अभी चंद चीजें एक्सप्लेन करवाऊंगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आपको क्या बताता है, वो बताता है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक जो मोमेंटम होगा विच मींस आपके पास जो मोमेंटम जनरेट होगा इन बॉडीज के अंदर वो रिमेन कांस्टेंट या फिर कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वजह आगे बता रहे हैं। कंसीडर करें आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर दो नॉन रोटेटिंग कोलाइडिंग बॉल्स हैं ए और बी, ठीक। अभी रोटेट नहीं हो रही है, वो रखी हुई है बॉल्स ए और बी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। रेस्ट में अभी अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, इस लॉ के मुताबिक क्या चीज आपके सामने मौजूद है, जरा देखिएगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑन द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, विच मींस कोलिजन बोलते हैं टकराने को, टकराने से पहले और टकराने के बाद में, ठीक। दो चीजें बात बोल रहे हैं, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम क्या बोल रहे हैं, टोटल मोमेंटम जो है वो इक्वल है। अब वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि आइसोलेटेड था, लेकिन साथ में इन्होंने लिखा था दे कैन एक्सर्ट फोर्स, विच मींस उनके पास फोर्स मौजूद है, वो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अभी आइसोलेटेड सिस्टम में मौजूद है तो दैट्स मीन वो आपके पास क्या कर सकते हैं, वो अभी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन जब उनका टकराव हो जाता है, जब वो क्या होता है, जब वो कोलाइड हो जाते हैं तो आप देखें क्या हो रहा है, उनकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो रही है। आप जरा फोकस कीजिएगा बुक के ऊपर, जरा देखें तो ऊपर जो दो बॉल्स नजर आ रही हैं आपको, वो u1 और u2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटीज हैं। कब, टकराने से पहले की वेलोसिटी, ठीक। जब ये जो बॉल्स हैं आपके पास आपस में कोलाइड नहीं हुई थी, तो जो इनकी आपके पास वेलोसिटीज है वो u1 और u2 हैं, लेकिन जब ये कोलाइड हो गई तो अब क्या हो गया, वेलोसिटी सबसे थर्ड डायग्राम में देखिएगा तो v1 और v2 से शो कर रहे हैं, और सेंटर में जो है ये कोलाइड टकरा गई हैं दोनों बॉल्स आपस में। तो थर्ड वाली जो है वो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, v1 और v2 एक्चुअल वेलोसिटी में आ रही है। क्यों, क्योंकि उन बॉल्स के अंदर जो अपनी पावर्स थी, ठीक है, जो अपनी इनके पास एक कुव्वत थी, विच मींस वो उस वक्त जाहिर हुई प्रॉपर वेलोसिटी में जब मूव की उन बॉल्स ने, कब, जब वो टकरा गई एक दूसरे से, ठीक। तो यही वजह है। तो याद रखें एनर्जी तो उस वक्त भी उन दोनों बॉल्स में मौजूद थी जब तक वो आपके पास आइसोलेशन के अंदर थे, लेकिन टकरा गए तो सेम अमाउंट उनके पास जो मोमेंटम जनरेट हुआ टकराने के बाद, तो इसमें हम इसी वजह से बोलते हैं जो आपके पास मोमेंटम टकराने से पहले मौजूद था, कोलिजन से पहले मौजूद था, वो बराबर होगा टकराने के बाद में, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स के पास पावर्स थी लेकिन वो टकराए नहीं। जब वो टकरा गए तो पावर जाहिर हो गई। तो दैट्स मीन यहाँ पे आप देखिएगा जरा, आपके पास ये जो बॉल्स ए और बी हैं ये आपके पास जो है उनके कोलाइड हो गई थी, एंड देन सेकंड आपके पास जो चीज यहाँ पे मौजूद है, जरा इसको देखिएगा। u1 और u2 की बात करी थी, मैंने बताया था आपको u1 जो है लाजमी सी बात है ग्रेटर होगा u2 से, बिल्कुल तरीके से v1 और v2 का जो सिनेरियो वो भी सेम होगा। स्टेटमेंट देखिएगा, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले अगर बॉल 1 थी उसका मास 1 था, वेलोसिटी 1 थी, टकराने से पहले u1 है। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट 2 की बात करते हैं, बॉल नंबर b की बात करेंगे तो m2 u2,
अच्छा, जब टकरा गए तो फिर क्या हुआ, m1 v1 m2 v2, सही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर देना है क्योंकि मोमेंटम दोनों का बराबर था। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इस बात को शो कर रहा है, याद रखें, जो वेलोसिटी में तब्दीली आई, क्यों आई, टकराने से पहले, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। लेकिन फिर बोलूँगा जो मास, जो बॉल्स हमारे पास मौजूद थी उनके अंदर पावर्स थी, वो पावर्स कब आई, जब वो एक्चुअल वेलोसिटी में है, जिनको हम v1 और v2 का नाम दे रहे हैं। इससे पहले जब वो एक्सेलरेशन में थी तो उनकी वेलोसिटीज क्या थी, u1 और u2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको आपने सेल्फ खुद भी स्टडी करना है, इसको समझना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मूव करेंगे।